जिस तरह से किसी कार्य को अच्छे से करने के लिए या उसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का अनुपालन या कुछ सिद्धांतों का अनुसरण करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से शिक्षण एक कार्य है और इसमें भी दक्षता प्राप्त करने के लिए कुछ सिद्धांतों और कुछ नियमों को अपनाना आवश्यक होता है। अतः जो शिक्षक का जो कार्य है, शिक्षण कार्य में जो दक्षता प्राप्त करने के लिए शिक्षक को भी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों, कुछ सूत्रों को शिक्षण से पूर्व तथा शिक्षण कार्य के समय ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और जिन सूत्रों को ध्यान रखा जाता है उन सूत्रों को ही शिक्षण सूत्र कहा जाता है या शिक्षा का सूत्र कहा जाता है। यह जो सूत्र है यह विज्ञान विषयों के लिए शाश्वत होती है तथा सामाजिक विज्ञानों के सूत्रों में नहीं, क्योंकि यह समाज परिवर्तनशील है। फिर भी इनमें सामाजिक विज्ञानों तथा एवं विभिन्न कार्यों को करने हेतु निर्धारित जो सूत्र दिए हैं वह शाश्वत होती हैं। अतः हम मूल रूप से यह कह सकते हैं कि जो शिक्षण सूत्र है वह शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं और उन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं तथा अपने कार्य को और भी प्रभावशाली ढंग से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे बच्चों में उस सब्जेक्ट या उस विषय वस्तु के प्रति जागरूकता जगे और वे क्रियाशील व सक्रिय बने रहें और नई चीज़ों को वह आसानी से सीख सके, और यही कार्य करता है शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र जो है प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं, उसमें से हम यहाँ पर सभी शिक्षण सूत्रों के बारे में देखेंगे और उसके बारे में व्याख्या देखेंगे। तो अब देख लेते हैं। कक्षा शिक्षण में निम्नलिखित शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये सूत्र सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तथा विश्वसनीय होते हैं। प्रमुख शिक्षण सूत्र निम्नलिखित हैं। तो पहला जो शिक्षण सूत्र है वह है सरल से कठिन की ओर जाना। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। चौथा है पूर्ण से अंश की ओर। पांचवा है अनिश्चित से निश्चित की ओर। छठवां है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। सातवां है विशिष्ट से सामान्य या उदाहरण से सिद्धांत की ओर। आठवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नौवां है मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। 10वां है अनुभूत से युक्त की ओर या तर्कपूर्ण की ओर। 11वां है प्रकृति का अनुसरण। तो अब हम शिक्षण के सभी सूत्रों को देखेंगे। तो पहला जो हमारा सूत्र है सरल से जटिल की ओर जाना। तो इस नियम का जो मुख्य तात्पर्य यह है कि बालक को पहले सरल बातों का जानकारी होना चाहिए, उसके बाद जटिल बातों का ज्ञान देना चाहिए या जानकारी देना चाहिए। पाठ का जो विभाजन करते समय ध्यान देना चाहिए कि पहले सरल बातें आए, बाद में क्रम से जटिल। बालकों का बौद्धिक विकास होने के साथ साथ पाठ की जटिलता भी बढ़ती जाए। सरल से जटिल की ओर जाना एक शिक्षण सूत्र है। इसके अंतर्गत किसी भी सरल चीज़ों को ही सीखने के बाद जो बालक है उसे कठिन बातों या जटिल चीज़ों को समझाना चाहिए। बालक इसमें पहले सरल बातों को सीखता है और उसके बाद वह जटिल बातों को सीखता है। पहले वह छोटी छोटी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनेगा
याद करेगा। जब वह छोटी बातों को सीख जाए तब उन्हें जटिल बातों को समझाने या सिखाने का प्रयास करना चाहिए। आरंभ में ही जटिल बातें रख देने पर वह हिम्मत हार बैठता है तथा उनका मन सीखने में नहीं लगता। बच्चे किसी भी विषय वस्तु को आसानी से जब सीखने लगते हैं या आसानी से उनके मन मस्तिष्क में वे बातें समझ आने लगती हैं तो वे उसे आसानी से सीखने के लिए तत्परता दिखाते हैं और वे उन सभी चीज़ों को सीखने लगते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम जटिल बातों को सिखाने की कोशिश करें जो उनके मन मस्तिष्क में उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है या वे उस जटिल विषयों के बारे में समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में ये होता है कि जब उनके कोई भी विषय वस्तु उनके समझ में नहीं आती तो वह उन्हें बोझ के रूप में लेने लगते हैं और उसको सीखने का भी प्रयत्न जो है वो नहीं करते और वे अपनी हिम्मत हार बैठते हैं। इसलिए कहा जाता है कि छोटी चीज़ों को पहले समझाया जाना चाहिए, फिर बड़ी चीज़ों की ओर जाना चाहिए। और जो जटिल टॉपिक है या जटिल विषय वस्तु है उसे भी छोटे छोटे खंडों में तोड़कर सिखाना चाहिए ताकि समझने और सीखने में बच्चे के लिए आसानी हो। शिक्षकों को इस सूत्र का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे पाठ में बच्चों की रुचि बनी रहती है, वे आगे की बात सीखने के लिए आत्मविश्वास प्राप्त कर लेते हैं, उन पर शिक्षण का प्रभाव भी स्थायी होता है। इस विधि की ओर सबसे पहले हर्बर्ट ने ध्यान दिया था। यह जो विधि है वह हर्बर्ट ने सबसे पहले इस विधि के बारे में बताया या ध्यान दिया। अब है ज्ञात से अज्ञात की ओर। किसी भी माध्यम से बालक ने जो कुछ सीख लिया है वह उसका ज्ञात है। वह इसी ज्ञात या पूर्व ज्ञान के सहारे नया ज्ञान प्राप्त करता है। जो बात वह जानता है उसी के सहारे नई बात बतानी चाहिए। मतलब यह है कि बालक को जो चीज़ों का ज्ञान है उसकी सहायता से हमें नई बातों को बताने की कोशिश करना चाहिए या उससे संबंधित ज्ञात बातें हैं उससे संबंधित करके किसी अज्ञात टॉपिक की ओर हमें बढ़ना चाहिए या किसी भी ज्ञात विषय वस्तु है उससे संबंधित करके हमें अज्ञात बातों को या अज्ञात टॉपिक को समझाना चाहिए ताकि वह रिलेट करके या उसमें संबंध स्थापित करके उस बातों को और आसानी से सीख सके। इस विधि से वह जो कुछ सीखेगा सब उसके ज्ञान का अंग बन जाएगा। अतः अध्यापकों को चाहिए कि किसी विषय को पढ़ाने से पहले उस विषय से संबंधित बालक के पूर्व ज्ञान को मालूम करें, पूर्व ज्ञान को जगाकर उसी के आधार पर नया ज्ञान उपस्थित करें। ज्ञात से अज्ञात का संबंध जुड़ जाने पर स्थायी हो जाता है। मतलब यही है कि जो पूर्व ज्ञान से संबंधित उस बालक ने जो कुछ भी सीखा है, जैसे कि पानी है तो पानी के बारे में बालक ये जानता है कि हम इसे पीते हैं और यह जीवनदायिनी है और हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब इससे हमें संबंधित करके अगर हमें यह बताना हो कि जैसे कि पानी में क्या क्या रहते हैं, मतलब पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जैसे तालाब है, नदी है, तो फिर हम ये पूछ सकते हैं कि वहाँ कौन कौन से जीव रहते हैं। तो अगर हमें किसी जीव के बारे में बताना है जो पानी में रहते हैं तो ये आसानी से बालक के मन मस्तिष्क तक पहुँच सकता है और वे उसे संबंधित रूप से देखकर अपने मन मस्तिष्क में केंद्रित कर सकते हैं। अब देख लेते हैं तीसरा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इसे मूर्त से अमूर्त की ओर का भी सूत्र कहा जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। आरंभ में बालक सूक्ष्म को नहीं समझता, पहले वह स्थूल का ज्ञान प्राप्त करता है। हम जो कुछ देखते हैं, स्पर्श करते हैं अथवा इंद्रियों से अनुभव करते हैं वही सब स्थूल है। सूक्ष्म उन्हीं वस्तुओं से संबंधित विचार है। बालक जो ज्ञान प्राप्त करता है उसका इंद्रिय जनित अनुभव है। सूक्ष्म का ज्ञान श्रेष्ठ अवश्य है लेकिन विद्यार्थी उसे सरलता से ग्रहण नहीं कर पाते।
अतः विषय को उसके सामने स्थूल रूप में रखना चाहिए। स्थूल को आधार बनाकर अध्यापक धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर जाए तो अच्छा है, जैसे कि नेत्र, स्पर्श, घ्राण, कर्ण, स्वाद, इंद्रियों से संबंधित पदार्थ स्थूल पदार्थ कहे जाते हैं। जर्मन के प्रसिद्ध शिक्षाविद पेस्टोलॉजी ने कहा है कि ऐसी वस्तुएं स्थूल कही जाती है जो बालक के संपर्क में आती हो। मतलब यह है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत यह है कि बालक के ज्ञानेंद्रियों से संबंधित पदार्थ संबंधित बातों को पहले बताया जाए और फिर धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाया जाए। अब देख लेते हैं, अब है पूर्ण से अंश की ओर। तो पूर्ण से अंश की ओर क्या है, तो बालक पहले पूर्ण वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उसे अंग का नहीं, उसी अवयवों का ज्ञान होता है, अवयव का नहीं। यह मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है जिसे अवयवीवाद कहते हैं। पेड़ कहने पर बालक पूरे पेड़ को समझ जाता है, उसके मस्तिष्क में पेड़ का चित्र उपस्थित हो जाता है, वह पूरे पेड़ के बारे में सोचने लगता है, पेड़ के विभिन्न भागों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। अध्यापक बालक के इस पूर्ण पेड़ के ज्ञान के आधार पर पेड़ के अन्य भागों का ज्ञान कराता है, यही इस सूत्र का आशय है। मतलब यह है कि पूर्ण से अंश की ओर, मतलब किसी भी परिपूर्ण वस्तु के बारे में या विषय वस्तु के बारे में बताने के पूर्व उसके विभिन्न अंगों या अंशों के बारे में ज्ञान कराना, कि वह उन अंशों से या उन अंगों से मिलकर पूर्ण हुआ है, उसके बारे में बताना। जैसे कि एक पेड़ के माध्यम से बालक को हम यह बता सकते हैं कि वह कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि पेड़ की डंगाल हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, तने हैं, तो जड़ हैं। इन सब बातों की जानकारी देकर हम उनके अन्य भागों की जानकारी को ज्ञात करा सकते हैं, समझा सकते हैं। अब है पांचवा, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो इस सूत्र के अंतर्गत शिक्षण को स्पष्ट एवं अनियमित ज्ञान को क्रमशः स्पष्ट एवं नियमित करना होता है। प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता तथा अनिश्चितता होती है, वे अपनी संवेदनाओं द्वारा अनेक अस्पष्ट एवं अनियमित वस्तुओं की जानकारी करते हैं। धीरे धीरे परिपक्वता आने पर उन्हें नई नई अनुभवों का ज्ञान होता है और वे स्पष्ट व निश्चित विचारों को स्वीकारने लगते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह उन्हें स्पष्ट व नियमित जानकारी प्रदान करे, गलत तथ्यों को सही रूप में बताए तथा उन सही रूप में ना बताएं तथा उनकी अनिश्चित धारणाओं तथा विचारों को निश्चयात्मक प्रदान करें। अनिश्चित से निश्चित की ओर का जो सिद्धांत है वह बालकों के या छात्रों के विचार में अस्पष्टता तथा अनिश्चित होती है। उनके जो अस्पष्टता या अनियमितता जो है, अनियमित जो जानकारी है वह धीरे धीरे और भी स्पष्ट और नियमित होने लगती है, ऐसी नियमित होने लगती है। और शिक्षक को चाहिए कि वह स्पष्ट और नियमित जानकारी दे ताकि जो बालक हैं वह उसे पूर्ण रूप से समझ सकें। अब है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो बालक के सामने या उनके अनुभव में जो है वह प्रत्यक्ष है, जो उनके सामने नहीं है वह अप्रत्यक्ष है, अनुभव में नहीं है वह अप्रत्यक्ष है। पहले उन वस्तुओं का ज्ञान देना ठीक है जो उनके लिए उनका ज्ञान देना चाहिए, उनके लिए उपयोगी हैं। पहले प्रत्यक्ष है या सामने जो वस्तुएं सामने नहीं है वर्तमान का ज्ञान देकर तब भूत और भविष्य को बताना चाहिए।
सामने की वस्तुओं का ज्ञान बालक सरलता से शीघ्र पा लेता है। प्रत्यक्ष का ज्ञान प्रत्यक्ष की वस्तुओं से देना चाहिए। उनके सामने प्रत्यक्ष बातों के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जो जाने की प्रक्रिया है उसमें किसी भी बालक को जो प्रत्यक्ष वस्तुएं हैं, आसपास की जो वस्तुएं हैं या कक्षा कक्ष की वस्तुएं हैं उसके बारे में पहले जानकारी देना चाहिए। जैसे कि टेबल है, कुर्सी है, उसके बारे में पहले हम बोल सकते हैं कि या जानकारी दे सकते हैं कि यह जो टेबल है वह लकड़ी से बना है या पेड़ से बना है। फिर हम ये जानकारी दे सकते हैं कि इन पेड़ से या मतलब इन पेड़ से कागज़ का निर्माण होता है। ऐसे हम ऐसे उन्हें समझा सकते हैं। अब है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर यह सूत्र से अभिप्राय है कि पहले छात्रों के समक्ष विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और बाद में उन्हीं उदाहरणों एवं दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत अथवा सामान्य नियम निकलवाए जाएं। इसमें शिक्षक पहले विशिष्ट तथ्य, उदाहरण, दृष्टांत छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। फिर उनके आधार पर छात्रों को सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है तथा बौद्धिक तथा एवं तार्किक शक्ति का विकास होता है। अब है विकास होता है। तो इस जो विशिष्ट से सामान्य की ओर जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत शिक्षकों को उदाहरण या विशिष्ट तथ्य या विषय वस्तु संबंधित जो सामग्री होते हैं या मॉडल है या फिर चार्ट के माध्यम से किसी भी विशिष्ट चीज़ को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद उन्हें सामान्य रूप से उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए। पहले उस विशिष्ट तथ्य या विषय वस्तु है उसको समझाने के लिए शिक्षण सामग्री है या उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद उन्हें सामान्य रूप से उसके बारे में समझाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि बालक आसानी से समझ सके। अब है 8वां, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो आरंभ में बालक का ज्ञान अधूरा, अनिश्चित तथा अव्यवस्थित होता है। ज्ञान को पूर्ण, निश्चित और व्यवस्थित करने का काम शिक्षक करता है। वह इस कार्य को विश्लेषण प्रणाली से करता है। विश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हम संपूर्ण वस्तु के अध्ययन से प्रारंभ करते हैं, तब उसे विभिन्न भागों या तत्वों में बांटते हैं और हर भाग का अलग अलग अध्ययन करते हैं। भूगोल की शिक्षा में संपूर्ण पृथ्वी के विषय का आरंभ किया जाएगा। जलवायु के अनुसार पृथ्वी को कई भागों में विभाजित करेंगे। फिर प्रत्येक भाग के मानव, पशु तथा वनस्पति जीवन का अध्ययन करेंगे। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बालक की जो जानकारी है या बालक के जो ज्ञान है उसे और भी अनिश्चित से निश्चित करने के लिए उन्हें उन विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करवाना चाहिए। मतलब छोटे छोटे खंडों के माध्यम से उन्हें पूर्ण और निश्चित जानकारी प्रदान करना चाहिए। जटिल रूप से किसी भी अनिश्चित तत्व को या अनिश्चित रूप से समझाने पर, जटिल तत्व को समझाने पर वह अनिश्चित रूप से अपने मन मस्तिष्क में अव्यवस्थित रूप से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन उसी जटिल पाठ्यक्रम को अगर हम खंड के माध्यम से या छोटे छोटे रूप में समझाएं तो वह उसके मन मस्तिष्क में आसानी से केंद्रित हो सकता है। जैसे कि भूगोल की शिक्षा में हम जैसे कि जलवायु के बारे में बता दिए कि पृथ्वी के कई भागों में कैसी जलवायु होती है, उसके बारे में पहले बता सकते हैं भूगोल के अंतर्गत। फिर उसके बाद वनस्पति, मानव, पशु के बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उसे छोटे छोटे भागों के माध्यम से पूरे भूगोल की जानकारी दे सकते हैं। फिर है 9वां, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। तो शिक्षा के देने के 2 क्रम हैं, तर्क संगत और मनोवैज्ञानिक। तर्क संगत का क्रम का अर्थ है पाठ्य विषय को
तर्कात्मक ढंग से मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। तो इसमें यह होता है कि जो बालक होते हैं उनके सामने तर्क संगत क्रम या तर्क के रूप में किसी भी विषय वस्तु को नहीं समझाना चाहिए जब तक उनके सामने प्रत्यक्ष साक्ष्य संबंधित कुछ उदाहरण सामग्री या कोई ऐसी चीज़ें प्रस्तुत ना करें ताकि जो बालक हैं उनमें उस तर्क के प्रति एक मनोवैज्ञानिक सोच जगे या उस तर्क के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न हो कि यह तर्क जो है वह किस प्रकार से मतलब कार्य करती है या इस प्रकार से कहा जाता है तो यह इस तरीके से होता है, ऐसा उन्हें समझाना चाहिए। अब है 10वां अनुभूति से युक्ति की ओर। तो अनुभूति से युक्ति की ओर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभ अनुभूत ठोस अनुभवों से किया जाना चाहिए, क्योंकि ठोस अनुभव सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्ति युक्त चिंतन आता है। शिक्षकों को छात्रों के समक्ष प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें तर्कयुक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो तर्क संगत जो विषय वस्तु है उन्हें समझाने से पूर्व बालकों के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिनसे उन्हें प्रत्यक्ष का अनुभव हो या प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव है। उसके बाद ही उनके सामने उस विषय वस्तु से संबंधित तर्क संगत का प्रयोग करना चाहिए ताकि वे उन्हें आसानी से समझ पाएँ। अब है प्रकृति का अनुसरण। तो प्रकृति का अनुसरण तो इस शिक्षण सूत्र में से तात्पर्य है कि बालक को प्रकृति को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करने से है। शिक्षक को जो चाहिए कि वह जो भी बात बताए वह बालक के मानसिक एवं शारीरिक विकास के अनुरूप ही होनी चाहिए। यदि शिक्षक ऐसा नहीं करता है तो इससे छात्र के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। अतः बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्रदान कर इसे आध्यात्मिक विकास का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। इसे नैसर्गिक विधि भी कहते हैं। और इस संदर्भ में रेमंड का कहना है कि इस सूत्र का यथार्थ अभिप्राय यह है कि हमको अपने साधनों को बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अनुकूल बनाना चाहिए। मतलब यही है कि प्रकृति का अनुसरण करना। तो शिक्षक को यही चाहिए कि कोई भी विषय वस्तु है या कोई भी अध्याय या विषय वस्तु है उसे हमेशा प्रकृति के संगत बताएं, प्रकृति के संगत करके बताएं ताकि बालक में आध्यात्मिक विकास हो सके और उन्हें जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे कि हम यह बता सकते हैं कि प्रकृति में कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित है। तो जैसे हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु। तो पेड़ पौधे से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो हम कागज़ प्राप्त होते हैं और बहुत सारी सामग्री बनते हैं, फल फूल प्राप्त होते हैं। इस तरीके से संबंधित करके प्रकृति का अनुसरण करते हुए किसी भी विषय वस्तु की जानकारी देनी चाहिए ताकि उनका शारीरिक मानसिक विकास हो सके और वे अपने प्रकृति का अनुसरण भी कर सकें।